Good morning, students. Today I am going to teach the chapter number 4, the story of village of Palampur. This is third part of this chapter. We have already discussed in previous video multiple cropping. Students, आज का जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर. ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल क्रॉपिंग को समझा था. आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग मॉडर्न फार्मिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक को इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे. मॉडर्न फार्मिंग. In this type of farming, high yielding variety seeds are used. As a result, same piece of land produce larger quantities of food grains. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग को समझ रहे हैं. मॉडर्न फार्मिंग का मतलब होता है आधुनिक फार्मिंग, यानी कि इससे जो खेती होती है उसे फार्मिंग कहा जाता है. ये जो होता है फार्मिंग, इसमें हाई यील्डिंग यानी कि बहुत उपज वाले सीड्स का यूज़ किया जाता है और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि सेम जो भूमि होती है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक छोटी सी भूमि में बहुत सारे मल्टीपल क्रॉप्स लगाए जा रहे थे. उसी तरह मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें हाई क्वालिटी के सीड्स का यूज़ किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि एक छोटी सी भूमि पर बहुत बड़े पैमाने पे फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, यानी क्रॉप्स अच्छे तरीके से हो सकते हैं. तो ऐसी प्रक्रिया को मॉडर्न फार्मिंग बोला गया है. इन इंडिया, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method. स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग को समझ रहे हैं, हमारे भारत के अंदर सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पहली बार इसकी विधि को अपनाया गया था. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन. स्टूडेंट, अब आप समझेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में. फैसिलिटेटेड द कल्टीवेशन ऑफ wheat and rice using high yielding variety of seeds. Instead of the traditional seeds, the HYVS, which means high yielding variety of seeds, are capable of producing more amount of grain on one plant. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर द ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि आप हरित क्रांति को समझ रहे हैं. हरित क्रांति का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत गेहूं और चावल की जो उपज थी वो उससे और काफ़ी बढ़ाई गई. इस जो खेती होती थी यानी जो कल्टीवेशन होती थी उसमें जो सीड्स होते थे वो HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स यानी कि उच्च क्वालिटी के जो बीज होते थे उनका यूज़ किया जाता था, जिससे यह होता था कि इस सीड से जो ग्रेन होते थे वो काफ़ी क्या होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे प्लांट से. सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड. अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिपोर्ट, इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स आर ओवर यूज्ड. स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड यानी स्थिरता को आप समझ रहे हैं. एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार जो मॉडर्न फार्मिंग होती है उनमें प्राकृतिक रिसोर्स यानी कि नेचुरल रिसोर्स का भी काफ़ी दोहन होता है. Second is groundwater, rivers and lakes are polluted by the way of using of chemical fertilizers. आपने देखा कि HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स यानी कि जो उच्च तकनीक के जो सीड्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है, रिवर्स और जल क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे दूषित हो रहे हैं. और ये इसका परिणाम क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जैसा कि आपने देखा कि उच्च क्वालिटी के जो सीड होते हैं उनको यूज़ करने से जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो एसेंशियल नहीं रह पाते हैं प्लांट की ग्रोथ करने में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. You know, student,
The about one third of the 450 families are the landless in पालमपुर। आपने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में वहाँ पर जो पालमपुर है, पालमपुर इज़ हाइपोथेटिकल विलेज, एक काल्पनिक विलेज है जिसके अंदर ये देखा गया था कि वहाँ पे 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें से वन थर्ड जो है वो क्या है, लैंडलेस हैं, यानी कि उनके पास कोई भूमि नहीं है। एंड सेकेंड इज 240 families are cultivate small plots of land less 2 hectares in size, and remaining 60 families cultivate more than 2 hectares of land। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा था कि 240 फैमिलीज जो कल्टिवेटेड एक छोटी सी भूमि पर क्या करती हैं, काम करती हैं, लगभग कितने हेक्टर्स पर, 2 हेक्टर्स पर। और जो 60% ऐसी यानी कि 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो 2 हेक्टेयर्स की भूमि से भी ज़्यादा भूमि है जिनके पास वो लोग क्या करती हैं, उस पर खेती करती हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सारे हेक्टर्स पे काम करते हैं। A few of the large farmers cultivate the 10 hectares or more than 10 hectares of land। उनमें से कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास भूमि कहते हैं 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, हेक्टर्स, इस पे वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो खेती थी, यानी खेती थी, वो कुछ के पास बहुत ज़्यादा थे और कुछ के पास क्या थे, काफ़ी कम थे। लेकिन वो पालमपुर के अंदर जो मेन था वो क्या था, एग्रीकल्चर, यानी खेती वहाँ पे लोग अधिकतर लोग करते थे। Labor, some farmers are worked on their own land and some worked on another land for which they receive wage। स्टूडेंट, आपने देखा था कि पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज थी, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा थी और किसी के पास लगभग थोड़े की मात्रा में थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ फार्मर थे जो अपनी की भूमि करते, तो ऐसे किसान थे जो दूसरे की भूमि पर जाकर के काम करते थे वेतन पर, और उनसे क्या प्राप्त करते थे, वेतन। वेजेस कैन बी इन कैश or in kind। Wages were from range to range, crop to crop, and one farm activity to another। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि उन लोग को जो वेजेस यानी कि जो वेतन मिलते थे वो नगद मिलते थे, और क्या होता था कि हर रेंज के अंदर क्या होता है, अलग अलग होते थे, और ये डिपेंड करता था कि किस टाइप के क्रॉप लग अकॉर्डिंग उन लोग को वेजेस दी जाती थी, क्योंकि हर समय में जो क्रॉप्स होते थे वो अलग अलग लगते थे। Capital, use capital is required in the method of model farming। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर कैपिटल यानी पूंजी समझ रहे हैं, आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है उनमें क्या यूज़ किया जाता है, मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में आपने देखा था कि किस टाइप के सीड्स का यूज़ किया जा रहा था। एंड स्मॉल फार्मिंग हैव लैक ऑफ कैपिटल, दे borrow money from the large farmers and money lenders at higher rate of interest। आपने देखा है कि जो बड़े पूंजीपति होते थे वो बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते थे, खेती करते थे, और जो छोटे किसान जो हुआ करते थे वो पूंजी उनके पास क्या थी, काफ़ी कम थी। वो जो बहुत धनी सेठ होते थे यानी कि मनी लेंडर्स होते थे, उनसे क्या लेते थे, वो उधार लेते थे जिससे वो खेती कर सकते थे। लेकिन ये जो उधार लेते थे उनसे वो हाई इंटरेस्ट लेते थे, यानी कि जो बहुत जो ज़मींदार होते थे वो तो उधार तो देते थे लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अब हम यहाँ पर कैपिटल को कई भागों में बांट देंगे। देर आर 3 टाइप ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने कैपिटल को कई भागों में बांटा, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल को। हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे एक बार हम लोग समझते हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मीन्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। स्टूडेंट, वर्किंग कैपिटल का तात्पर्य होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए अगर हमें किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। ओके। एंड फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। अगर मान लीजिए कि अगर एक इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए? टूल्स होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए और बिल्डिंग्स होनी चाहिए। यानी कि अगर एक उद्योग चल रहा है या इंडस्ट्रीज़ चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात वहाँ पर अगर हमें कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें वहाँ पर टूल्स और मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एंड ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग पर्पस। यानी कि अगर जो मैन्युफैक्चर बन करके मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, अभी कोई प्रोडक्ट्स तो बन के वो तैयार हो चुके हैं, उसे बेचने के लिए स्किल लेबर और अनस्किल लेबर दोनों की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि दैट लेबर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग पर्पस, यानी कि जो बेचने के लिए काम में आते हैं। स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो